हमारी आज की बातचीत छत्तीसगढ़ में माओवादी संघर्ष के एक ऐसे मोड़ पर है जो शायद इतिहास में दर्ज हो जाए। हाल ही में दंतेवाड़ा में एक साथ 37 माओवादियों ने हथियार डाल दिए हैं। और ये कोई छोटे मोटे समर्थक नहीं थे, बल्कि संगठन के प्रशिक्षित सदस्य थे, जिन्हें कैडर कहा जाता है। इनमें से कई पर तो कुल मिलाकर सोचिए 65 लाख रुपए का इनाम था। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक और बड़ी खबर है, या हम दशकों से चल रहे इस हिंसक संघर्ष के अंतिम अध्याय की शुरुआत देख रहे हैं। हमारे पास छत्तीसगढ़ सुरक्षा, आत्मसमर्पण और नई राह शीर्षक वाला एक विस्तृत विश्लेषण है, और आज हम इसी के जरिए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि इस कामयाबी के पीछे कौन सी रणनीति काम कर रही है, माओवादी संगठन के अंदर ऐसी क्या टूट-फूट चल रही है, और क्या छत्तीसगढ़ में स्थायी शांति का रास्ता वाकई इतना आसान है। चलिए इस बड़े पहेली के टुकड़ों को एक एक कर जोड़ते हैं। तो शुरू यहीं से करते हैं। 37 कैडरों का एक साथ सरेंडर करना, वो भी इतने बड़े इनाम वाले, ये सिर्फ एक संख्या तो नहीं हो सकते। इसका रणनीतिक मतलब क्या है? संगठन की कमर तोड़ने में ये कितना कारगर है? ये संख्या से कहीं कहीं ज्यादा है। आप इसे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक झटका कह सकते हैं। जब कोई टॉप कैडर, जिस पर लाखों का इनाम हो, संगठन छोड़ता है, तो वो सिर्फ एक लड़ाका कम नहीं होता, बल्कि माओवादियों की जो पूरी कमांड चेन है ना, उसमें एक भूचाल आ जाता है। भूचाल? हाँ, सोचिए, ये वो लोग हैं जिन्हें इलाके का चप्पा चप्पा पता है, जो स्थानीय भर्ती और खुफिया जानकारी की रीढ़ हैं। जब ये लोग बाहर आते हैं तो अपने साथ संगठन के राज, उनके ठिकानों की जानकारी और उनकी पूरी कार्यशैली का खाका ले आते हैं। ये संगठन के लिए एक ऐसी हार है जो दिखती भी है और अंदर तक छुपती भी है। मतलब ये सिर्फ मैदान में एक सैनिक खोना नहीं है, बल्कि अपना नक्शा और अपनी रणनीति एक तरह से दुश्मन के हाथ में देने जैसा है। बिल्कुल, आपने सही समझा। और ये बाकी कैडरों को एक सीधा संदेश भेजता है कि जब बड़े नेता ही रास्ता छोड़ रहे हैं, तो शायद इस लड़ाई में अब कोई भविष्य नहीं बचाए। ठीक है, तो ये सफलता मिली कैसे? कोई रातों रात हुआ चमत्कार तो है नहीं। सुरक्षा बलों की रणनीति में ऐसा क्या बदला है जो अब इस तरह के नतीजे दे रहा है? पहले भी तो ऑपरेशन होते थे। रणनीति में एक बुनियादी बदलाव आया है। इसे हम दबाव और दरवाजे की रणनीति कह सकते हैं। दबाव और दरवाजे? जी, पहले दबाव की बात करते हैं। सुरक्षा बलों ने अब अपनी मौजूदगी को बढ़ाया है, लेकिन होशियारी से। उन्होंने फॉर्वर्ड ऑपरेटिंग बेस यानी FOBs बनाए हैं। ये वो छोटे छोटे कैंप हैं जो नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले इलाकों के ठीक बीच में स्थापित किए गए हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है। मुझे याद है इन FOBs को लेकर चिंताएं भी थीं। क्या इनकी वजह से स्थानीय लोगों के साथ टकराव या मानवाधिकार के मुद्दे नहीं बढ़ते? ये एक बहुत जायज़ चिंता थी, और शायद पहले ऐसा होता भी था। लेकिन यहीं पर रणनीति का दूसरा हिस्सा काम आता है, इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन। अच्छा। अब सुरक्षा बल पूरे गांव को घेर कर तलाशी नहीं लेते। इसके बजाय वे सटीक खुफिया जानकारी पर काम करते हैं, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी DRG। हाँ, DRG के बारे में मैंने भी पढ़ा है। ये स्थानीय आदिवासी युवा हैं जो पुलिस बल का हिस्सा हैं। वे अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने इलाके को जानते हैं। तो जब ये ऑपरेशन करते हैं तो आम लोगों को परेशानी कम होती है, और निशाना सिर्फ नक्सली कैडर होते हैं। यानी अब पैमाना नहीं, बल्कि सटीकता इस खेल का नाम है। इससे शायद आम लोगों का भरोसा जीतने में भी मदद मिलती होगी कि ये लड़ाई उनके खिलाफ नहीं, बल्कि नक्सलियों के खिलाफ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये भरोसे की लड़ाई भी है, और यहीं से रणनीति का दूसरा हिस्सा खुलता है दरवाजा। एक तरफ जब लगातार दबाव बनाया जाता है, तो दूसरी तरफ सरकार उन्हें बाहर निकलने का एक सुरक्षित और आकर्षक रास्ता भी दे रही है। आप पूना मार्गेम अभियान की बात करें, गोंडी भाषा में इसका मतलब है नया रास्ता। ये पहले की सरेंडर नीतियों से कैसे अलग है? बहुत अलग है। देखिए, पहले की नीतियां अक्सर सिर्फ पैसे या नौकरी का वादा करती थीं, जो कई बार फाइलों में ही दबकर रह जाता था। पूना मार्गन एक मानवीय पहल है। ये सिर्फ वादा नहीं करती, बल्कि एक पूरा सिस्टम देती है। इसमें तत्काल आर्थिक मदद है, छोटे मोटे केसों में कानूनी राहत और कौशल विकास शामिल है। लेकिन इसका जो सबसे अनोखा और यूं कहें कि असरदार पहलू है, वो है परिवार से संपर्क साधना। मैं ये सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि उस कैडर के दिमाग में क्या चल रहा होगा जो आत्मसमर्पण करने का फैसला करता है। एक तरफ संगठन का डर, दूसरी तरफ परिवार की पुकार। ये तो एक अविश्वसनीय मानसिक संघर्ष होगा। बिल्कुल।
और ये अभियान इसी संघर्ष में परिवार को एक पुल की तरह इस्तेमाल करता है। पुलिस और प्रशासन की टीमें चुपचाप इन नक्सलियों के परिवारों से मिलती हैं, उन्हें भरोसे में लेती हैं और फिर परिवार के सदस्य ही अपने लोगों से मुख्य धारा में लौटने की अपील करते हैं। अच्छा। जब एक माँ या पत्नी फोन पर रोते हुए घर वापस आने को कहती है, तो उसका असर किसी भी सरकारी विज्ञापन या घोषणा से 1000 गुना ज्यादा होता है। ये उन्हें याद दिलाता है कि जंगल के बाहर भी एक जिंदगी है, बच्चों का भविष्य है। ये सिर्फ एक नीति नहीं, ये एक भावनात्मक अपील है जो काम कर रही है। मतलब ये लड़ाई सिर्फ बंदूक और रणनीति की नहीं है, बल्कि उम्मीदों और आकांक्षाओं की भी है। और ऐसा लगता है कि माओवादी संगठन इस मोर्चे पर हार रहा है, शायद अपने अंदर की समस्याओं की वजह से भी। सरकार तो दरवाजा दिखा रही है, लेकिन उस दरवाजे की तरफ भागने की कोई ठोस वजह भी तो होगी। ये इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। ये जो सामूहिक आत्मसमर्पण है ना, ये संगठन के अंदर की गहरी टूट-फूट और दरारों को दिखाता है। टूट-फूट? हाँ, कई सालों से ये बात सामने आ रही है कि संगठन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। ज्यादातर शीर्ष नेतृत्व आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या दूसरी जगहों से है, और वो ऊंची जातियों से आते हैं, जबकि जमीनी लड़ाई लड़ने वाले स्थानीय आदिवासी कैडर हैं। और शायद महिला कैडरों की हालत तो और भी खराब होगी। निश्चित रूप से। कई रिपोर्टों और सरेंडर करने वाली महिला कैडरों ने संगठन के अंदर होने वाले यौन शोषण और भेदभाव के बारे में बताया है। इसके अलावा जंगल की जिंदगी की कठोरता है, लगातार भूख, बीमारी, बारिश और सुरक्षा बलों का 24 घंटे का खौफ। कई कैडर बताते हैं कि वे इस अंतहीन हिंसा और अनिश्चितता से थक चुके हैं और अपने बच्चों के लिए एक सामान्य जीवन चाहते हैं। और उनकी विचारधारा का क्या? क्या अब उसमें वो कशिश नहीं रही जो कभी नौजवानों को अपनी तरफ खींचती थी? विचारधारा का खोखलापन अब पूरी तरह सामने आ गया है। दशकों तक माओवादियों ने आदिवासियों से कहा कि सड़क, स्कूल, मोबाइल टावर ये सब सरकार के जासूसी के हथियार हैं और ये विकास तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन अब वही आदिवासी देख रहा है कि सड़क बनने से उसका मरीज समय पर अस्पताल पहुंच सकता है। हाँ, मोबाइल टावर से वो अपने बच्चों से बात कर सकता है जो बाहर पढ़ रहे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है। दशकों तक विकास के नाम पर जो कुछ हुआ, उसने शायद आदिवासियों को व्यवस्था से और दूर ही किया। लेकिन अब जो बदलाव दिख रहा है, वो ऊपर से थोपे गए विकास के बजाय जरूरत आधारित विकास का है। मोबाइल टावर सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं है, ये बाजार और परिवार से जुड़ने का माध्यम है। सड़क सिर्फ परिवहन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने की जीवन रेखा है। शायद ये मानसिकता का बदलाव है जो अब जमीन पर दिख रहा है। बिल्कुल सही। अब विकास उनकी आकांक्षाओं से जुड़ रहा है, और जब वे देखते हैं कि माओवादी उसी स्कूल को उड़ा रहे हैं जहां उनके बच्चे पढ़ सकते हैं, उसी सड़क को काट रहे हैं जिस पर चलकर उन्हें मदद मिल सकती है, तो उनका मुंह भांग होता है। उन्हें समझ आ रहा है कि माओवादी विचारधारा उन्हें विकास नहीं दे रही, बल्कि दशकों पीछे धकेल रही है। हिंसा अब समाधान नहीं, बल्कि खुद एक समस्या नजर आ रही है। ठीक है, तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें, एक तरफ सुरक्षा बलों की सफल रणनीति, दूसरी तरफ संगठन के अंदर की टूट-फूट और खोखली होती विचारधारा, ऐसा लगता है कि अब अंत वाकई करीब है। लेकिन क्या ये इतना आसान है, या जश्न मनाना अभी जल्दबाजी होगी? आगे की चुनौतियां क्या हैं? ये निश्चित रूप से एक निर्णायक मोड़ है, लेकिन रास्ता अभी भी बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी और पहली चुनौती है पुनर्वास की। एक व्यक्ति जिसने 15-20 साल जंगल में हथियार के साथ बिताए हों, उसे समाज की मुख्य धारा में वापस लाना, वो सिर्फ एक नौकरी या कुछ पैसे देने से कहीं ज्यादा जटिल है। आप मनोवैज्ञानिक पहलू की बात कर रहे हैं? हाँ, अक्सर ये लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस यानी गहरे मानसिक आघात से जूझ रहे होते हैं। उन्होंने हिंसा की है और हिंसा सही है। उन्हें सामान्य जीवन में ढलने के लिए मनोवैज्ञानिक सहारे की जरूरत होती है, जो हमारे सिस्टम में अक्सर नदारद रहता है। और समाज उन्हें कैसे स्वीकार करता है? यही तो असली सवाल है। सोचिए, एक व्यक्ति गांव लौटता है। उसी गांव में वो परिवार भी रहते हैं जिनके किसी सदस्य को शायद उसी ने या उसके संगठन ने मारा हो। मतलब गांव के अंदर ही दो फाड़ हो जाती है। एक वो जिन्होंने हिंसा सही, और दूसरा वो जो हिंसा करके लौटा है। इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना ही असली परीक्षा है। यही असली परीक्षा है। उन्हें अक्सर शक और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। अगर समाज उन्हें नहीं अपनाएगा तो उनके वापस उसी दुनिया में लौटने का खतरा हमेशा हमेशा बना रहेगा।
दूसरी बड़ी चुनौती कानूनी है। जिन पर हत्या या बड़े हमले जैसे गंभीर अपराध के मामले हैं, उनके साथ क्या किया जाए। यहाँ न्याय और पुनर्वास के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। सही बात है। अगर कानूनी प्रक्रिया बहुत कठोर होगी तो भविष्य में लोग सरेंडर करने से डरेंगे, और अगर बहुत नरम होगी तो पीड़ितों को लगेगा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। और जो कैडर अभी भी बचे हुए हैं, खासकर शीर्ष नेतृत्व, उनका खतरा तो बना ही हुआ है। बिल्कुल। माओवादी अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य भागकर पनाह ले लेते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच एक मजबूत समन्वय की जरूरत है, ताकि ये कहीं भी सुरक्षित महसूस ना करें। जब तक उनका शीर्ष नेतृत्व और उनकी फंडिंग की लाइनें पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, ये खतरा बना रहेगा। और अंत में सबसे जरूरी चुनौती है विकास की गति को बनाए रखना। हाँ, ये सुनिश्चित करना कि हर गांव तक बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा पहुंचे, क्योंकि असली लड़ाई विचारधारा की है और उसे सिर्फ विकास ही हरा सकता है। तो आज की हमारी बातचीत से ये तस्वीर बिल्कुल साफ है कि छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ी नैतिक और रणनीतिक जीत है। ये दिखाता है कि सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि ताकत और संवेदना का मिलाजुला मॉडल ही इस दशकों पुरानी समस्या का हल निकाल सकता है। पिछले 23 महीनों में 2200 से ज्यादा माओवादियों का मुख्यधारा में लौटना एक उम्मीद जगाता है कि शायद अब छत्तीसगढ़ में स्थायी शांति का सपना दूर नहीं है। हाँ, लेकिन इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। विकास की योजनाओं को और तेज करना होगा, पुनर्वास की प्रक्रिया को और मानवीय और असरदार बनाना होगा, और जो कैडर अभी भी हिंसा के रास्ते पर हैं उन पर रणनीतिक दबाव बनाए रखना होगा। यह एक बहुआयामी लड़ाई है जिसे हर मोर्चे पर एक साथ जीतना होगा। ये पूरी बातचीत एक सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के 15-20 साल एक हिंसक व्यवस्था में गुजार देता है, तो समाज में उसका असली पुनरेकीकरण सिर्फ नौकरी और पैसे से कहीं ज्यादा होता है। असली चुनौती उस व्यक्ति के मन में और समाज की नज़रों में उसकी पहचान को बदलने की होती है। एक पूर्व नक्सली को एक किसान, एक शिक्षक या एक पुलिसकर्मी के रूप में पूरी तरह से कैसे स्वीकार किया जाए, ये सवाल सिर्फ सरकार के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए है, पूरे समाज के लिए है।